ओके, सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को जब भी मतलब वो कोई भी चीज सीखने के लिए जाते हैं ना, जैसे वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को या टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, या जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है और वो नई नई चीजें सीखना शुरू करते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो बच्चों को आती है। दीज प्रॉब्लम्स आर कि जो भी सब्जेक्ट है या जो भी टॉपिक है उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आता। दे फील कि यार ये बहुत ज्यादा बोरिंग है ना, उनका इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। तो फिर उनका सीखने का मन जो है वो खत्म हो जाता है। एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि कुछ कुछ चीजें उनको लगता है कि हाँ इंटरेस्ट आता है ना, समझ में भी आता है, बट दिक्कत ये होती है कि कुछ प्रॉब्लम्स ही इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि उनको वो याद नहीं रहती। और जब वो एक पार्ट याद नहीं रहता तो फिर दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली उनको समझ नहीं आता है। जैसे साइंस के अंदर मान लो कोई थियरम्स हो गई बड़ी, है ना, या मैथमेटिक्स में कोई लंबी मेथड्स हो गई, या इकोनॉमिक्स में कुछ ग्राफ्स हो गए, बैक टू बैक ग्राफ्स आते जा रहे हैं, तो चीजें जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, या जैसे अकाउंटेंसी में बहुत सारे रूल्स हो गए, तो चीजें जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो फिर उनको याद रखने में उसको उनको जो है वो दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम भी बच्चों के साथ में होती है। और तीसरी प्रॉब्लम उनके साथ में ये होती है कि वो कोई भी चीज को याद रखते हैं लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रखते, वो उसको भूल जाते हैं। वो फिर याद करते हैं उसको और फिर भूल जाते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस उनके साथ में जो है वो चलती रहती है। और फिफ्थ जो फोर्थ जो हमारी चीज आती है वो ये कि वो कॉन्सेप्ट्स को ओवरलैप कर जाते हैं, है ना। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेनली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि लर्निंग के अंदर ये चार चीजें जो है वो मुझे लगता है कि बच्चों को आती है। अब मैंने बहुत बार बच्चों से पूछा भी, है ना, जैसे ये जब ये वाला सेशन लिया तो मैंने उनसे पूछा भी कि बताओ इन चार के अलावा कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हो तो अभी तक तो लगभग लगभग जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनकी वो ये चार में ही समराइज हो जाती है। बट स्टिल थिंग्स आर ओपन, है ना, अभी और इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि बच्चों को अगर और कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी हम ऐड करेंगे। बट अभी तक का मेरा जो जर्नी रहा है उसमें मेरा ये मानना रहेगा कि जितनी भी प्रॉब्लम से आने वाली उन सारी प्रॉब्लम का एक कॉमन सोल्यूशन हमारे पास में है। तो ये चार प्रॉब्लम तो है, इसके आगे कोई फिफ्थ या सिक्स प्रॉब्लम भी अगर आएगी तो उसका सोल्यूशन भी ये जो पर्टिकुलर एक मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं इस मेथड के अंदर उसका सोल्यूशन जो है वो डेफिनेटली निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन जो है वो क्या है। तो इसका सॉल्यूशन है प्रोफाइनमेंट टेक्निक, है ना। तो अब प्रोफाइनमेंट टेक्निक 2.0 इसको नाम दिया है। बट ये नाम दिया है हमने एक साइंटिस्ट के ऊपर। एक साइंटिस्ट है जिन जो अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1965 में। ठीक है। इनको पूरी दुनिया जो है वो ग्रेट ग्रेट एक्सप्लेनर के नाम से भी जानती है। नाम है प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन। ये फिजिक्स पढ़ाते थे और फिजिक्स में हमको पता है कि हायर फिजिक्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इनके जो स्टूडेंट्स थे उनको भी बड़ी दिक्कत होती थी इन प्रॉब्लम्स को समझने में। तो फिर इन्होंने एक मेथड जो है वो इजाद की, और उस मेथड से फिर इन्होंने बच्चों को जो है वो पढ़ाना शुरू किया और फिर बच्चों को उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला ना। तो उसको समझते हैं वो मेथड क्या है ना। अब प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन बोलते हैं कि मेथड तो चलो ठीक है उसको समझ लेंगे, बट उनका एक बड़ा गोल्डन रूल है ना। प्रोफेसर फाइनमैन जो है वो क्या बोलते हैं, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज यू मस्ट नॉट फूल योर सेल्फ एंड यू आर द इजिएस्ट पर्सन टू फूल। ये सबसे ज्यादा हमारे साथ में चीज होती है। हम क्या करते हैं, खुद को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि मुझे आता है मुझे आता है ना। पर सबसे पहले हमको ये एडमिट करना होगा कि कोई चीज हमारे लिए डिफिकल्ट है तो उसको खुद से बोलो कि ये हमारे लिए डिफिकल्ट है। कोई चीज हमको नहीं आती है तो बोलो खुद से कि हमको नहीं आती है ना। हम लोग क्या करते हैं, खुद को बेवकूफ बनाते रहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, स्टूडेंट से बात होती है, बोले एग्जाम के अंदर मार्क्स कम आए, तो बोले मार्क्स क्यों कम आए, तो बोलते हैं कि पता नहीं क्यों कम आए, उनको रीजन ही नहीं पता होता है। दूसरा बोलते हैं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हाँ सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी होती है कि वो एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पर वो कौन सी चीज है जो उनको रोक रही है ये बात बोलने से कि हाँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं कर रहा हूँ। लेट मी से दिस थिंग। जब तक वो बोलेंगे नहीं कि हाँ मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तब तक उसका सोल्यूशन निकल कर नहीं आ पाएगा, है ना। ये ठीक उसी तरह से कि दिस इज जस्ट लाइक जैसे डॉक्टर जिस तरह से पेशेंट का इलाज करता है उसी तरह से मेथड भी काम करेगी। लेकिन ये मेथड तभी काम करेगी जब हम खुद से सच बोलेंगे कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है। हम खुद से उस प्रॉब्लम को छुपाएंगे नहीं। जैसे कोई कॉन्सेप्ट में पढ़ता हूँ और मैं भूल जाता हूँ जल्दी, लेकिन मैं बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं ऐसा हो जाता हूँ। तो जब तक वो चीज में एडमिट नहीं करूंगा, मैं खुद इसको रियलाइज नहीं करूंगा कि हाँ ये चीज ठीक है, ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। एक बार जब उस चीज को मान लेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है,
तो फिर ये मेथड उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। नो, अब क्या चीज करना है, इस मेथड की कुछ स्टेप्स है जो हम लोगों को फॉलो करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है, हम लोगों को कोई भी एक टॉपिक चूज करना है। और दूसरा स्टेप जो है वो, जो भी टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है उस टॉपिक के बारे में जितना भी हमको पता है उतना हम लोगों को लिखना है। जैसे मान लो एक टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक ले लेता हूँ ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। तो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक ले लिया हम लोगों ने, प्राइस फ्लोर। तो अब प्राइस फ्लोर के बारे में मुझे जो भी पता है, जितना भी आता है उतना मुझे लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। अब क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनको तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फिर क्या करेंगे? तो अगर कुछ भी नहीं आता है तो आपको लिखना है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, है ना। क्योंकि पहले हम लोगों ने बोला ना कि हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। नहीं आता है तो उसको लिखेंगे हम लोग कि मुझे नहीं आता, ताकि आपके दिमाग को पता रहे कि आपको नहीं आता, अब आप उसको पूरा पढ़ना है आपको उसको। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है? अच्छा हाँ, जितना भी जो भी लिखना है वो कैसे लिखना है, हमको सीक्वेंस का ध्यान भी नहीं देना है। हमको ये नहीं सोचना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, हमको बस लिखना है। और कुछ नहीं आता है तो हमको लिखना है आई डोंट नो, सिंपल। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करो, उस टॉपिक के बारे में जितना पता है उतना लिखो। सीक्वेंस में नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, गलत लिखो सही लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ नहीं आता है तो लिखो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट। ठीक, इतना अगर काम हो गया तो हमको ये चीज पता चल गई। अब देखो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है। पूरी प्रोसेस में हमको ये बात पता चल रही है कि कोई एक टॉपिक है जो हमको नहीं आता है, लेकिन हमारा उसको सीखने की इच्छा है, हम उस टॉपिक को सीखना चाहते हैं। ये आपका दिमाग जो है वो इस चीज के लिए तैयार हो गया। बस आधा काम हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर इतना हम लोगों ने कर लिया तो आधा काम हमारा खत्म हो गया। अब क्या करना है, जब भी हम लोग चीज लिखेंगे, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ भी आता है और वो अगर हम लिखने के लिए जाते हैं, तो हम एक लर्निंग लाइन का उपयोग करते हैं ना। लर्निंग लाइन किसी, हमारी लर्निंग लाइन कुछ इस तरह की होगी कि अगर हमको थोड़ा बहुत कुछ आता है तो हम जो भी चीजें लिखेंगे वो चीज में क्या होगा, ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, कि जो चीज हम लिखेंगे शायद कुछ चीज हम लोग करेक्ट लिखेंगे, कुछ चीज हम लोग इनकरेक्ट लिखेंगे, कुछ चीज में हम लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। और यहाँ पे जो गैप्स है, कुछ कुछ चीजें क्या होगी हमसे छूट जाएगी, हमको आएगी नहीं, है ना? तो ये चार तरह की चीजें हमारे पास होने वाली है कि हम जो भी लिखेंगे टॉपिक के बारे में। वापस एक्सप्लेन करना सर। एक तो जैसे कुछ आता है, एक कुछ गलत है जो नहीं आता है, हाँ हाँ, एक कहीं और कंफ्यूजन, हमको एक जो है डाउट है कि हमारे ये सही है कि दिमाग में गलत क्वेश्चन है। मार्क चल रहा है। हाँ, कि ये सही है या हम्म। गलत है ना। और एक जो होगा कि कुछ हम्म। स्पेस रह जाएगी, मतलब कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमको याद आ रही होगी लेकिन याद नहीं आ रही है ना। हमको हम भूल रहे हैं उस चीज को, हम याद थोड़ा थोड़ा हल्का याद आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये चार तरह की चीजें हमारे साथ में होती है। तो हमारी लर्निंग लाइन इस तरह की बनती है, कुछ चीजें हमको पता होती है कि ये है, कुछ चीजें हम लिखते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है लेकिन वो गलत लिख जाती है। कुछ हमारे दिमाग में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि सही होगी या गलत होगी, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। और कुछ चीजें हमसे छूट जाती है। तो हमारी लर्निंग लाइन इस तरह की बनती है। ठीक है, और ये हर स्टूडेंट की लर्निंग लाइन इसी बनती है। अब हमको करना क्या है, इस मेथड के अंदर इस लर्निंग लाइन को हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे जो हम लोग चीजें फॉलो करेंगे वो इस लर्निंग लाइन को करेक्ट करने का काम होगा। ठीक है, तो आप देखो ये इस तरह की हमारी लर्निंग लाइन बन रही है। अब लर्निंग लाइन में क्या है, ये ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है समथिंग विच इज करेक्ट, क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है समथिंग विच इज इनकरेक्ट, कंफ्यूजन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्वेश्चन मार्क, और जो चीज हम भूल गए उसको हम स्पेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बीच में जो स्पेस आ रहा है, गैप्स आ रही है, ये क्या चीज है, जो चीज हम भूल गए, हम मिस हो गई हमसे, हमको याद ही नहीं कि वो भी इस टॉपिक का पार्ट है। ऐसा करके हमारा मामला बन रहा है। अब जब ये चीज हम लोगों को पता चल गई, उसके बाद में हमको सिंपली इतना सा करना है कि बुक खोलनी है, वो टॉपिक निकालना है और उस टॉपिक को रीड करना शुरू करना है। अब देखो यहाँ पर एक कितना साइंटिफिक प्रोसेस से हमारा ब्रेन काम करेगा, कि जब ब्रेन को ये चीज पता है कि मुझे क्या आता है, वो उस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस नहीं करेगा। जो चीज आपको आती है ब्रेन उसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। और ब्रेन को ये चीज कैसे पता चलेगी ये मुझे आती है, जब उस टॉपिक के बारे में हम डिसाइड करेंगे चलो लेट्स राइट समथिंग। तो जब आप लिखेंगे, जो चीज आप ठीक लिख देंगे, आपको बता रहे कि ये करेक्ट है, वो चीज आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इग्नोर, यानी ब्रेन की एनर्जी क्या होगी, बच गई। अगर हम ब्रेन को ये रियलाइज नहीं होगा कि ये मुझे आती है, तो ब्रेन उसके ऊपर भी एनर्जी लगाएगा। यानी ये मेथड से पहले स्टेप से क्या हो गया, हमने हमारे ब्रेन का थोड़ा सा काम जो है वो आसान कर दिया, कि अब जो चीज आती है उसके ऊपर ब्रेन जो है वो ज्यादा एनर्जी नहीं लगाएगा। अब क्या होगा दूसरी चीज,
हमको ये चीज पता चल जाएगी कि जो हमने लिखा है, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम जब मैच करेंगे ऑटोमेटिक जो हमने लिखा है अपना ब्रेन उस चीज को चेक करेगा कि वो चीज कितनी ठीक है। तो जो चीज ठीक होगी उसको ब्रेन एकदम से एक्सेप्ट करेगा और बोलेगा चीज तो ठीक है, चलो रिलैक्स आगे बढ़ते हैं। और जो चीज गलत होगी आपका ब्रेन इंस्टेंटली बोलेगा कि सीधा जैसे बीप साउंड आएगा कि यार ये चीज गलत लिख दिया, ये चीज ठीक करनी है। और एक बार आपने गलती कर दी, उसको फाइन कर लिया, ब्रेन आपका दोबारा वो मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन को पता चल जाएगा ये चीज गलत है। फिर तीसरी चीज क्या है, ऐसी कोई चीज आपने लिखी जिसके ऊपर आपको डाउट है, तो जब आप पढ़ रहे होंगे तब वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा आपका कि वो चीज आपने ठीक लिखी थी, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसका। और अगर आपने गलत लिखी थी तो ये चीज श्योरिटी आ जाएगी कि यार अगली बार ये वाली गलती नहीं करना है, ये मैंने गलत लिख दिया था। और तीसरा चीज, कोई कोई चीज जो आपको याद नहीं आती है, धुंधली रह जाती है, मिस हो जाती है, और ये भूल गया था, आपको जैसे ही पढ़ोगे तो तुरंत आपका ब्रेक क्लियर कर यार ये वाली चीज भूल जाता, तो वो चीज को पिक करेगा। वो टॉपिक एक बार पूरा जब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा हाँ, इसमें ये चीज भी है कि जैसे टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, लेकिन टॉपिक अगर हमारा बहुत बड़ा है ना, टॉपिक अगर कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, तो उसके लिए एक छोटी सी प्रोसेस और हमको करनी पड़ेगी। वो ये करनी पड़ेगी कि जो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के साथ में किया था, कि हमको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को डिवाइड करना पड़ेगा, टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये रिचर्ड फाइनमैन का एकदम कोर मेथड है। प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमैन बोलते थे कि हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर करके समझना है और उसके बाद में उन सबको एक साथ में जोड़ देना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब क्या होगा, जब ये वाली चीज होगी, पढ़ने बैठे भैया हम लोग, अब रीडिंग, जब हम लोग रीडिंग कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया आपको सारा, कि जो करेक्ट पॉइंट है उसको ब्रेन इग्नोर कर देगा, जो इनकरेक्ट पॉइंट है उसको करेक्ट कर देगा, जो हाँ जहाँ कंफ्यूजन है वहां पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और जो चीज आपने मिस कर दी है वो चीज आपको क्या हो जाएगी, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, इस तरह से करके। तो ये प्रोसेस एक पूरी होने वाली है। अब इस प्रोसेस के बाद में क्या होगा, आपकी जो लर्निंग लाइन है वो पहले कुछ इस तरह की थी, अब आपकी लर्निंग लाइन जो है वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। यानी अब आपके पास में क्या होगा, लेस, कम चीजें गलत होगी। अगर बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम तो एक बार में सही हो जाएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में तो क्या होगा, आपके कंफ्यूजन कम हो जाएंगे, है ना, आपके गलत जो है वो कम हो जाएंगे, जो चीज आप मिस कर रहे हो वो कम हो जाएगी, और आपकी लर्निंग लाइन पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी, यानी इस बार आप ज्यादा करेक्ट चीजें लिखेंगे। अब अगर मान लो वो चीज कॉम्प्लेक्स अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार और वापस से उठा के टॉपिक पढ़ो, फिर वापस सेम प्रोसेस चलेगी, और आपका ब्रेन जो है इस बार ज्यादा स्पीड से पढ़ेगा उसको, और ज्यादा स्पीड से सारी चीजें जो है वो हमारी करेक्ट होती जाएगी, है ना। वापस प्रोसेस वही होगा, जहां कंफ्यूजन है वहां क्लैरिटी आ जाएगी, जो चीजें मिस कर गई वो स्टोर हो जाएगा मेमोरी के अंदर, जो आपने गलत कर दिया उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। और जो करेक्ट है वो तो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि उसका टेंशन ही नहीं है कोई भी ब्रेन को, वो तो पता है कि ठीक है। तो जब हम वापस इसको करेंगे, एग्जैक्टली, तो वही चीज है। सो व्हेन विल डू इट अगेन, तो हम्म। फिर क्या होगा, धीरे धीरे सेम प्रोसेस हमारा अप्लाई होगा, और हमारी लर्निंग लाइन जो है क्या होती जाएगी, वो बेहतर हो जाएगी। तो जितनी बार, सेकंड बार करो, थर्ड टाइम करो, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको एक बार ज्यादा बार करो तो हो जाएगा। सिंपल चीजें तो एक या दो बार के अंदर ही हमारी करेक्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स होगी तो दो तीन चार बार ले लेगा, पर उसमें कोई टेंशन नहीं है ना। तो हमारी लर्निंग लाइन जो है कैसी हो जाएगी, एकदम परफेक्ट लर्निंग लाइन हो जाएगी, कि कोई चीज हम भूलेंगे नहीं, कोई चीज हमारी जो है वो गलत नहीं होगी, हमारे डाउट्स जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा पूरा हमारा। ठीक है, तो परफेक्ट लर्निंग लाइन विल बी गेटिंग। अब एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ गई कि एक बार तो हम लोगों ने सीख लिया, पर अब क्या है, एक बार हमको याद हो गई, लेकिन हमारे साथ ये वाली दिक्कत है ना, कि मैं सीखता हूँ और मैं फिर भूल जाता हूँ। जैसे मैंने यूनिट टेस्ट के अंदर जो टॉपिक पढ़ा, है ना, वो टॉपिक यूनिट टेस्ट में ठीक लिख कर आ गया, इसके बावजूद भी क्वार्टरली एग्जाम के लिए टॉपिक मुझे वापस से पढ़ना पड़ता है, हाफ ईयरली के वापस से पढ़ना पड़ता है, एनुअल एग्जाम के लिए वापस से पढ़ना पड़ता है ना, प्री बोर्ड सॉरी तो हर प्री बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती वो चीजें। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि मुझे याद रहे, क्योंकि इस टेक्निक को जब मैं यूज कर रहा हूँ, तो उस टेक्निक में क्या हो रहा है, टाइम मेरा बहुत ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि देखो ये प्रोसेस क्या होती है, शुरुआत में जब आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो काम करती है, मतलब आपको लगता है कि एक टॉपिक के लिए आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, बट इसमें क्या होता है, ये एग्जैक्टली वैसे होता है जैसे हम लोग कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, या जैसे हम पहली बार टाइपिंग सीखते हैं। तो जब टाइपिंग सीखते हैं तो क्या होता है, हम देख देख कर टाइप करते हैं धीरे धीरे, है ना, बिना देखे हम टाइप करेंगे तो बहुत स्लो चलेगा। तो उसमें क्या चीज हो रहा है, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है बिना देखे टाइप करने की, तो आप देखो हम ज्यादा फास्ट टाइप कर पाते हैं, बजाय कि देख कर टाइप करें।
तो इसलिए क्या होगा, ये प्रोसेस भी शुरुआत में हमको लगेगा कि यार ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, लेकिन फिर भी हमको इस प्रोसेस को करना है। शुरू में टाइम ले रही है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगी, ये आपका टाइम बचाने लग जाएगी, और बहुत ज्यादा बचाने लग जाएगी। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत फास्ट काम करने लग जाएगा, बहुत फास्ट प्रोसेस करने लग जाएगा कि कौन सी चीज करेक्ट है, कौन सी चीज को इग्नोर करना है ना, और कौन सी चीज कहाँ से डाउट सॉल्व करना है। धीरे धीरे हमारे डाउट्स जो है, शुरुआत में बहुत सारे डाउट्स होंगे, धीरे धीरे वो डाउट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। धीरे धीरे हम लोगों को क्लैरिटी ज्यादा आने लग जाएगी, धीरे धीरे हमारी मेमोरी जो है वो ज्यादा शार्प होने लग जाएगी, मेमोरी के अंदर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ने लग जाएगी। तो ग्रेजुअली अगर इस प्रोसेस में हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी। एंड इट डजेंट टेक मच टाइम। मुझे लगता है इस मेथड से अगर हम लोग महीने भर भी पढ़ाई कर लेते हैं, है ना, खास तौर से मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जैसे उनका सेशन शुरू होता है तो मैं ये वाली मेथड उनके सामने उनको बताता हूँ। और अगर सेशन की शुरुआत में वो इस मेथड को अगर पकड़ लेते हैं और इससे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि उस समय सिलेबस अभी धीरे धीरे स्लो पेस में चलता है सिलेबस, और टॉपिक्स भी अभी कम होते हैं, तो प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। तो उस समय अगर ये मेथड को अडॉप्ट कर लिया जाए, तो उसके बाद में ये समझ लो कि अगले अगर 1 डेढ़ महीना इस मेथड से कंटिन्यू कर लिया, तो पूरे साल का उनको आराम हो जाता है। क्योंकि फिर वो क्या होगा, एक बार बस उनको चीज करनी है, और उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी से वो आंसर लिखते हैं, ज्यादा क्लैरिटी से वो डाउट सॉल्व कर पाएंगे, वो चीज होने लग जाती है। तो अब एक जो प्रॉब्लम और हमारी बचती है कि चलो इस परफेक्ट लाइन से हमको समझ में तो आ जाएगी चीजें पूरी, याद भी रह जाएगी, लेकिन याद रहने के बाद में वापस भूलने की पॉसिबिलिटी भी है। तो क्या करेंगे, तो अब ये दूसरा स्टेज आता है ना, सेकंड फेज आती है रिचर्ड फाइनमैन मेथड की, कि यहां तक तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे। तो इसके बाद में एक सिंपल सा है कि बहुत बार जो है वो बच्चे जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डेटाज होते हैं, है ना, कि कौन से ईयर में क्या चीज हुई थी, कितना जीडीपी का रेट क्या चल रहा है ना, जीडीपी किस कंट्री की कितनी जीडीपी है, एचडीआई इंडेक्स क्या है ना, आपका एचडीआई क्या है। तो इस तरह से करके बहुत सारा डेटा होता है। तो अब मुझे बहुत सारा डेटा जो है वो याद रहता है। तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या करते हो आप कि आपको इतना सारा डेटा जो है वो याद रह जाता है, क्या आप रोज जो है वो सुबह उठ के डेटा पढ़ते हो? तो ये चीज तो होती नहीं है ना। तो रोज सुबह उठ के तो डेटा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ एक चीज हम लोग जो करते हैं, और वो हर टीचर करता है ना, इवन जैसे कि जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सब टीचर्स रोजाना पढ़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको चीजें जो है वो याद रहती है, और पूरे साल भर भाई याद रहती है। ऐसा क्या होता है कि मैथमेटिक्स वाले जो है वो टीचर्स फार्मूला फार्मूला भूलते ही नहीं है। उनको जब स्टूडेंट ईयर की किसी भी फेज में जाके पूछ ले, मान लो अप्रैल में जो उन्होंने पढ़ाया था, अक्टूबर में आके पूछ ले कि सर वो अप्रैल में आपने ये मेथड पढ़ाई थी, इसका फॉर्मूला क्या है, टीचर अक्टूबर में भी बता देगा। तो ऐसा क्या चीज है कि अप्रैल में जो फॉर्मूला उन्होंने पढ़ाया था वो टीचर को अक्टूबर तक भी याद है ना? तो क्या चीज हो रहा है, टीचर किस तरह से याद करता है इसको? तो बहुत सिंपल चीज होती है कि टीचर ये बोलता है कि भैया आई टीच, आई एक्सप्लेन एंड आई डिस्कस, एंड दिस इज हाउ आई रिमेम्बर। टीचर पढ़ाता है, एक्सप्लेन करता है और डिस्कस करता है, और बार बार किताब खोल के याद नहीं करता। तो पढ़ाने से, एक्सप्लेन करने से और डिस्कस करने से वो चीजें उनको याद रहती है। एक बार चीजें क्लियर है, उसको पढ़ा देंगे, तो वो अगले कुछ और टाइम के लिए उनको याद रह जाएगी। हाँ, टीचर अगर पढ़ाना छोड़ देगा, तो आप देखो किसी टीचर ने 4 महीने नहीं पढ़ाया है, तो डेफिनेटली वो फॉर्मूलाज भूल जाएंगे, स्टेप्स भूल जाएंगे, प्रोसेस के अंदर कुछ मेथड्स वो भूल जाएंगे, बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। लेकिन जब तक टीचर पढ़ाता रहेगा, है ना, या फिर जब तक स्टूडेंट जो है वो डिस्कशन करते रहेंगे, तब तक उनको चीजें याद रहेगी। तो याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको बार बार उसको डिस्कस करना है ना। तो टीचर का तो ये स्टेप होता है, स्टूडेंट्स को भी इसी वाली प्रोसेस के अंदर डाल सकते हैं, है ना। हम ये नहीं बोलते कि स्टूडेंट्स जाके क्लास में पढ़ाने लग जाए, बट एटलीस्ट दे कैन डिस्कस। और या फिर जैसे कॉलेजेस में तो आप देखते हैं, कॉलेजेस के अंदर जब हम देखते हैं कि मतलब प्रोफेसर के पास में टाइम नहीं होता है, तो वो बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं। तो कॉलेजेस में क्या होते हैं, दोस्त लोग ही आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं। तो एक दूसरे को पढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छे से भी पढ़ा पाते हैं, और उनको चीजें याद भी रह जाती है, जो पढ़ाता है उसका भी फायदा होता है, उसको भी क्लैरिटी आती है उस चीज की, और उसको ज्यादा टाइम से चीजें याद रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसमें स्टूडेंट्स को हम लोग इस प्रोसेस के अंदर डालने वाले हैं, है ना। क्या चीज होगा, तो अब ये पूरी प्रोसेस को हम देखते हैं आगे, है ना, आगे क्या चीज होने वाली है। तो यहां तक पहुंचने के बाद में हम लोग को क्या करना है, जैसे आइंस्टीन एक बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं, दैट इफ यू कैंट एक्सप्लेन इट वेल यू हैवंट अंडरस्टूड इट वेल। अगर किसी चीज को मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने उस चीज को ठीक से समझा नहीं। तो अगर स्टूडेंट जो है वो, है ना, कोई चीज उसको अगर लंबे टाइम तक याद नहीं रह रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक रीजन ये है कि अभी उसको ठीक ढंग से समझना बाकी है। और आइंस्टीन जो है वो बड़ी सिंपल चीज बोलते हैं, या रिचर्ड फाइनमैन जो है वो बड़ा सिंपल काम करते थे। वो क्या करते थे, कोई भी जो चीज है उसको सिंप्लीफाई कर देते थे। और जैसे ही वो सिंप्लीफाई करते थे, तो सिंपल चीजों को याद रखना आसान होता है बजाय कॉम्प्लेक्स चीजों की।
तो फाइनमैन का काम क्या था कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करते थे और उसको सिंप्लीफाई करते थे, और सिंप्लीफाई करके फिर उसको क्या करते थे, वो याद करते थे, है ना। या ऑटोमेटिक वो चीज सिंपल हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी हम लोगों को। तो सिंपल चीजें हमेशा जल्दी याद रह जाती है और ज्यादा लंबे समय के लिए याद रहती है। तो सिंप्लीफिकेशन वाला काम तो हम अभी तक कर चुके हैं। अब ज्यादा लंबा टाइम तक याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। किसको एक्सप्लेन करेंगे, किसी को भी करो, घर में करो, दोस्तों को करो, आस पड़ोस में करो, है ना, टीचर को करो, किसी को भी एक्सप्लेन करो, किसी को भी पकड़ो और उसको एक्सप्लेन करो। जितनी ज्यादा बार आप एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे, जैसे आज की डेट में ये बड़ा कंपटीशन वाला मामला हो गया ना, कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कुछ बताता नहीं है, ये बोल के कि इसके नंबर मुझसे ज्यादा आ जाएंगे, है ना। तो हम लोग क्लास में ये वाली चीज फॉलो नहीं करते हैं। हम सीधा ये बोलते हैं कि compete करना है, किससे compete करो, बाहर से। अंदर क्या करो, कॉपरेट करो, है ना। क्योंकि अगर हम लोग अंदर ही अगर compete करने लग जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। समझो फिर क्लास के अंदर सारे केकड़े इकट्ठे हो जाएंगे, ये एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और बाहर वालों से हम लोग पिछड़ जाएंगे। तो हमको ये जो टीम वर्क होता है यही वाली चीज होती है, कॉपरेट करना होता है हमको। तो क्लासरूम के अंदर जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो फिर क्या होता है, पीयर लर्निंग शुरू होता है। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से खूब सारा डिस्कशन करते हैं, है ना, एक दूसरे को चीजें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अभी रिसेंट, जैसे मैं भी क्लासरूम के अंदर यही चीज करता हूँ कि जैसे मैंने क्लासरूम के अंदर 6 ग्रुप बना दिए और उसके 6 लीडर्स बना दिए। तो मान लो स्टेटिस्टिक्स के अंदर मैंने रिसेंटली एक मेथड पढ़ा है, मोड पढ़ा है, हाउ टू कैलकुलेट मोड यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। तो वो अब लंबा चलता है, टेबल बनानी पड़ती है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो मैंने पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद में क्या है, मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन दे दिया। अब मैं जाके क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। तो लीडर्स जो है वो ऑब्वियसली, जो लीडर्स है वो थोड़ा सा एकेडमिकली अच्छे होते हैं। तो फिर क्या किया, मैं जाके चेक किया, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया वो ठीक है। अब जो लोग नहीं कर पाए, तो मैंने क्या किया, दूसरे स्टूडेंट्स को उनको बोला कि भैया इनको समझाओ कैसे किया आपने। ठीक है, तो वो उनको समझाते हैं। तो उनका पीयर लर्निंग वहां से शुरू हो जाता है। और आप इस चीज को टीचर्स को मानना ही होगा कि आप कितने ही अच्छे टीचर क्यों ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ही उस क्लास में सबसे अच्छा समझा सकते हैं। क्योंकि मेरा तो अभी तक का कॉलेज का अनुभव यही रहा है कि मेरे दोस्तों ने मुझे जो पढ़ाया है वो मुझे ज्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित हुआ। तो टीचर को ये गलत फहमी है कि वही क्लास में अच्छा पढ़ा सकता है। नहीं, जो स्टूडेंट बैठे हैं क्लास के अंदर वो एक दूसरे को शायद आपसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं या बता सकते हैं, क्योंकि वो और सामने वाला सीखने के लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल होगा उनके साथ। हो सकता है टीचर से हेजिटेट करे लेकिन दोस्त से नहीं करे, तो लेट इट बी ओपन ना, है ना। तो वो टीचिंग टीचर वाला ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों को ये करना है कि पीयर लर्निंग जो है वो शुरू करवानी है, उसके लिए ये मेथड एकदम बेस्ट है। पीयर लर्निंग एक बार शुरू हो जाएगी ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लास के अंदर टीचर की जरूरत कम 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 होती जाएगी। और उसके बाद में क्या करेगा, फिर टीचर के पास में एक अच्छा खासा स्पेस बचेगा, जिस स्पेस में टीचर नई चीजें लेकर आ सकता है, नए इनोवेशन के बारे में सोच सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे टीचर क्या कर रहा है, अपने आप को क्लास से रिप्लेस कर रहा है। 2 दिन अगर वो छुट्टी पे भी रह गया ना, तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे जो है वो खेल ऐसे ही बैठे हुए हैं। 2 दिन अगर टीचर छुट्टी पे भी रह गया, तो बच्चे क्या करेंगे, आपने बच्चों को बता दिया भैया पीरियड लर्निंग कैसे करनी है, यू जस्ट हैव टू गिव द सिंपल टास्क, और बच्चे जो है वो खुद ही क्लासरूम के अंदर। क्योंकि क्लासरूम में क्या होगा कि बच्चों के पास में अगर कुछ काम नहीं है तो फिर वो हुड़दंग मचाएंगे। लेकिन बच्चों के पास में अगर एंगेजमेंट्स हैं, है ना, बच्चों के पास में काम है, बच्चों को आपने टास्क दिया है, एंड बच्चे उस चीज के लिए कैपेबल भी है कि हम लोग कर सकते हैं, तो बस वेल एंड गुड, फिर कोई टेंशन ही नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे टीचर जो है वो क्या करता है, अपने आप को क्लासरूम से जो है वो रिप्लेस करने लग जाता है। रिप्लेस का मतलब ये नहीं कि भैया टीचर फिर जरूरत ही नहीं रहेगी, टीचर की रहेगी जरूरत, लेकिन ये जो हर स्टूडेंट को पकड़ के समझाने वाली चीज है ना, ये प्रेशर टीचर के ऊपर से कम हो जाएगा, क्योंकि फिर पीयर लर्निंग क्लास में शुरू हो जाएगी। और जो टाइम बच रहा है उसके अंदर टीचर कुछ इनोवेटिव चीजों के बारे में सोच सकता है, तो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल जो है वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। तो अब इसके अंदर बच्चों में क्या होगा, तो बच्चों के अंदर कुछ क्वालिटी जिससे डेवलप होती है ना। एक तो क्या होता है कि बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाती है, खुद सीखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और दूसरों को सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जैसे हम बोलते हैं ना, क्लास का जो सबसे बदमाश बच्चा होता है उसको आप डिसिप्लिन मॉनिटर बना दो, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उसको डिसिप्लिन बनाना है। तो वो खुद भी जो है वो हो जाएगा कि यार अब मुझे वो, क्योंकि मुझे डिसिप्लिन, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, है ना, टीचर ने मेरे ऊपर भरोसा किया है कि उनको लगता है कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं उसको ब्रेक नहीं करूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई बदमाश बच्चा होता है, सब टीचर उसको बोलते हैं तुम बेकार है, तुम बेकार है, तो कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो उसको ऐसा लगने लग जाता है, फिर वो उनके सामने वैसे ही रीड करता है, तो उससे तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। अब इस मेथड को जब स्टूडेंट्स करेंगे तो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप होगी। वो क्वालिटीज क्या थी, क्या क्या होगी,
उसमें से एक बड़ी क्वालिटी होगी कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी, है ना। और प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होने का मतलब क्या है? बच्चा अपनी बात किसी और को अच्छी तरीके से समझा पा रहा है। ये कितनी बढ़िया बात है। आप देखो कि ये उसको लाइफ टाइम काम आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती और उसकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। तो उनका लैंग्वेज लीडर्स मेक इंप्रूवमेंट लीडर। होगा, है ना। हाँ, उनका लैंग्वेज इंप्रूव होगा, उनका क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और वो चीजों को ज्यादा सिंप्लीफाई करके अच्छे से बता पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग हमको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं कि समझ में नहीं आती, है ना। तो उनका प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो बच्चों का इंप्रूव होगा इस मेथड से। दूसरा चीज होगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ना कि जब बच्चा कोई चीज को अच्छे से समझा लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बूस्ट होता है। आप देखो, जैसे एक सिंपल सा क्या हुआ कि जैसे क्लास चल रही है ना, क्लास चल रही है और उसके बाद मैं बच्चों को ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट से मैंने बोल दिया, चौक दे दिया उसको और बोला चलो भैया ग्राफ बनाओ आप। तो बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें कि मैं ग्राफ बना पाऊंगा। बोर्ड पर गया और उसने थोड़ी सी कोशिश की और उसने ग्राफ अच्छा बना दिया। और उसके बाद में जब जाकर वो सीट पर बैठा, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि पूरी क्लास के दौरान वो बच्चे का ध्यान जो है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज के ऊपर था, और उसका कॉन्फिडेंस ही अलग था। और उसके बाद जब मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्राफ बनाना, हाँ, ये सर बना लेंगे, ये हो जाएगा, ये कर लोगे, हाँ ये कर लेंगे, ठीक है करके बताओ, तो खट 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 करके करके ही बता दिया उसने। तो आप देखो कि वो कॉन्फिडेंस डेवलप किस चीज से होगा, जब उसने उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब कर गया तो कॉन्फिडेंस जो है वो, और वो कॉन्फिडेंस एक लंबे टाइम तक उसके साथ में चलेगा। तो अगर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर बैठा है तो आप देखो प्रोडक्टिविटी कितनी जबरदस्त होगी। दिस मेथड बूस्ट दैट कॉन्फिडेंस, है ना, क्योंकि वो ये मेथड उसको स्पेस देगी, पीयर लर्निंग का स्पेस देगा, टीचर से कम्युनिकेशन का स्पेस देगा। चीजें जब ठीक हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा क्वेश्चन, आप देखो ना क्लास के अंदर क्वेश्चन कौन पूछता है? वो बच्चा क्वेश्चन पूछता है ज्यादा जिसको बहुत कम मार्क्स आते हैं, या वो बच्चा पूछता है जिसको बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं? तो ये पूरा खेल है टीचर और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन, टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन का, ये कॉन्फिडेंस का खेल है। और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब बच्चे को ये लगने लगेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ क्लास में अच्छा। तो ये कॉन्फिडेंस उसको ये मेथड देगी। ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करना तो ठीक है, मेथड का सबसे मेन फंडा ही क्या है, ये चीजों को सिंप्लीफाई करना सिखाता है। क्लैरिटी के साथ में बच्चा समझता है चीजों को। जो टॉपिक इस मेथड से बच्चे ने याद कर लिया, वो टॉपिक वो साल भर कहीं नहीं भूलने वाला है। ठीक है। और अगर उसने उसका खूब डिस्कशन किया है, उसको खूब एक्सप्लेन किया है, तो वो टॉपिक तुम समझ लो उसका जिंदगी भर का हो गया। ठीक है, कि फिर वो टॉपिक बस ये रहेगा कि कभी अगर उसको समझाना भी होगा तो बस एक बार आंखों से उस टॉपिक को गुजारना होगा, और वो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा भी सकता है, उसको याद भी रखेगा, और बहुत कम टाइम लगेगा उसको उसको सीखने में। और ये सिंप्लीफाइंग क्या है, ये सिंप्लीफाइंग का प्रैक्टिस हो रहा है। क्योंकि जब वो अब यहाँ पर इस लेवल पे चीजों को सिंप्लीफाई करने लग गया है ना, आगे जब वो पढ़ाई करेगा कितना ही बड़ा सिलेबस आएगा, उसको ये पता है हाउ टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो चाहे उसने वो साइंस में चीजें सिंप्लीफाई करना सीखा हो, या अकाउंटेंसी में सीखा हो, या बिजनेस स्टडीज में सीखा हो। जैसे बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज आती है, तो केस स्टडीज आर अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट सिंप्लीफाइंग ओनली। सिंपल तरीके से सोच के ही केस स्टडी सॉल्व होती है, कॉम्प्लेक्स तरीके से सोच के नहीं होती। ठीक है। तो बोलते हैं ना, ज्यादातर जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन है वो कॉमन सेंस से निकलते हैं। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस का मतलब ये होता है सिंपल तरीके से सोचना। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइंग की आर्ट उसके पास में आ जाती है। उसके बाद वो दुनिया की कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, चाहे वो लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उसको भी सिंप्लीफाई करके निकल जाएगा। फिर कोलाब्रेशन सीखते हैं इससे। यानी आप देखो पीयर लर्निंग हो रही है, स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से कोलाबरेट कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। तो आप देखो कितनी बढ़िया फीलिंग जो है वो सीख रहे हैं। पीयर का म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो है वो आपस में बढ़ने लग जाएगा, उनका आपस में डिस्कशन होगी तो उनके अंदर ये भाव आएगा कि एक की वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो एक दूसरे की हेल्प करेगा, दूसरे वाला का पहले की हेल्प करने की भावना जगेगी। तो कोलैबोरेशन जो है वो होने लग जाएगा, जिसकी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को बस compete करना सिखाया है। हमको ये बोला है कि हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज्यादा है, और भैया भागो रेस में compete करो एक दूसरे से, नहीं तो कोई दूसरा तुम्हारा ब्रेड एंड बटर ले जाएगा। और इस रेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एजुकेशन का बड़ा नुकसान हो गया है। तो अब हम लोगों को कोलैबोरेट करने की जरूरत है, क्योंकि हम देखेंगे बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो हमेशा कोलैबोरेशन से ही हासिल हुई है। अकेले से कुछ नहीं हो पाया है ना। अकेले अकेले आदमी ने जो भी अचीव किया है उसके बाद में उसने सुसाइड ही किया है। तो कोलैबोरेट करके जब वो आगे बढ़ेगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह से चीजें जो है वो कर पाएगा, है ना, और उसी से आउटपुट ज्यादा आएगा और ज्यादा सस्टेन भी करेगा आउटपुट। फिर टाइम सेविंग वो सीखेगा।
मैंने बोला था शुरुआत में मेथड टाइम लेगी आपका, लेकिन उसके बाद में आपका टाइम बचने लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आपको स्पेशली वापस से चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। जिस तरह से एक टीचर क्या करता है, कितनी बार वो साल में, हर साल थोड़ी बुक उठा के पढ़ता है, याद करता है उन चीजों को, बस वो पढ़ाता जाता है, पढ़ाता जाता है, पढ़ाता जाता है, और उसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बस स्टूडेंट्स को भी वैसे ही करना है, डिस्कशन करते जाना है, अपने पीएस को पढ़ाते जाना है, बस उनको वापस से किताब उठा उठा के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंप्लीफाई वो करते जाएंगे, चीजें उनको याद रहती जाएगी। इस तरह से हमारा टाइम बचता जाएगा, और उनको पता होगा एग्जैक्टली जैसे इस मेथड को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स में एक जो चीज मैंने ऑब्जर्व की वो ये, कि आप देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि आपने एक क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है ना 2 मिनट तक तो वो पेन लेके बैठा रहेगा, उसके दिमाग में चीज है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, उसको पता ही नहीं चलता वो शुरू कहाँ से करे। और बहुत बार वो गलत जगह से शुरू करता है, बीच में कुछ चीजें छूट जाती, फिर सोचता है अरे यार ये छूट गई, ये गलत लिख दी, ये तो मुझे करना नहीं था, अब मैं इसका क्या करूँ, फिर काटेगा, फिर लिखेगा, ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस मेथड को जो यूज करता है वो स्टूडेंट के साथ में क्या चीज रहेगा, कि उनको एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो इस मेथड से बचता है, ये चीजें। तो ये इतनी सारी चीजें बाकी और एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी जो आपके सजेशंस वो देना, तो उसके ऊपर भी सोचेंगे, और इस मेथड के अंदर कहाँ किस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वी विल डू। ये है। ये बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें एक दो चीजें और थी कि एक तो ये जो पूरा था वो स्टूडेंट्स के लिए था, तो टीचर को अपन दे रहे हैं तो उसको क्या कहें, मतलब पहली बात तो याद आती है। हाँ, उसमें देखो ऐसा है कि जब हम लोग स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं, तो अब इसमें टीचर्स के लिए ये चीज हो जाएगी कि भैया ये क्या चीज है, ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। किस चीज का पैकेज है, कि सबसे पहले तो हमको खुद को सीखना है। जैसा हम लोगों ने बोला, लीडर क्या करता है, खुद ही चीजें करता है ना। और जो वो चीजें करता है, जैसे सीधा ना ये फिलोसॉफी ऑफ कोएग्जिस्टेंस बोलती है कि बच्चे जो है वो आचरण से सीखते हैं। आचरण मतलब जो चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज ऑटोमेटिकली बच्चों में आने लग जाएगी, है ना। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है, इससे हमारी स्किल्स जो है वो भी अच्छी होगी, और हमको एक बहुत अच्छा मेथड मिला है, ठीक है। अब उसमें हम जैसे बात करेंगे जैसे लीडरशिप वाला मेथड कैसे है, तो लीडर का काम क्या होता है, नए लीडर्स को तैयार करना। उसी तरह से एक टीचर का काम क्या है, टीचर का काम ये है कि वो क्या करे। टीचर का अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे, तो टीचर वो नहीं होता जो क्लासरूम में खड़े होकर बस बच्चों को एक्सप्लेन कर देता है, बच्चा आंसर लिख देता है और एग्जाम में लिख के रह जाता है, नहीं। टीचर क्या चीज होता है, टीचर होता है जो ओवरऑल एस्पेक्ट में बच्चे को तैयार करता है ना। बच्चों को स्ट्रेस हैंडलिंग सिखाता है ना, बहुत सारी चीजों की तरह। आप देखो ना, एज ए टीचर क्या हम केवल ये सोचते हैं कि मैं बच्चों को टॉपिक पढ़ा के आ जाऊं, बच्चे को मैंने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, तो वो तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक, है ना, तो फिर टीचर की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन बड़े सारे एनिमेशंस और वो बहुत सारी ढेर सारी चीजें आ गई है, तो वो तो बच्चा ज्यादा अच्छे से कर सकता है वहां से। तो क्लास के अंदर जो टीचर खड़ा है उससे बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है, बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि भैया वो उसके लिए रोल मॉडल हो, है ना। वो ऐसी कुछ चीज, वो अपने एक्सपीरियंसेस दे बच्चों को, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसको यूट्यूब से नहीं मिल सकता, वो जितनी भी ये साइट चल रही है एजुकेशन वाली साइट, इनसे नहीं मिल सकता। वो रियल जो एक्सपीरियंस है वो टीचर ही दे सकता है। तो बच्चा जो है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि टीचर अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाए, अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज ऐसी बताए जो उसकी लाइफ के अंदर काम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो उस टीचर का कंप्लेन ये रहता ना, सिलेबस इतना सारा है, हम कैसे पढ़ाएं, क्या करें, है ना। तो सिलेबस इतना सारा है, कैसे पढ़ाएं, क्या करें, तो यू नीड टू हैव अ मेथड जो आपका टाइम बचाए, ताकि आप दूसरी चीजों के ऊपर काम कर सको। और ये मेथड अपने आप में क्या कर रही है, बच्चों को एज ए लीडर तैयार कर रही है, क्योंकि लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती है ना, सिंप्लीफाइंग द थिंग्स, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारी चीजें डेवलप हो रही है बच्चों में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लीडर्स तैयार कर रहे हैं खुद से, क्योंकि ये मेथड के बाद में दे विल बी मोर गुड लीडर्स। क्योंकि लीडरशिप जो है वो कोई एक कोर्स नहीं है कि लीडरशिप का कोर्स कर लिया और हो गया। लीडरशिप इज ऑल अबाउट सेट ऑफ स्किल्स। कुछ स्किल्स है वो जिसके पास में है वो ऑटोमेटिकली लीडर लीडर बन जाएगा। तो लीडर जरूरी वो नहीं होता झंडा पकड़ के आगे चल रहा है वो लीडर है। लीडर वो है जिसके पास में वो सारी स्किल्स है, और उसके बाद उसको झंडा हाथ में नहीं दोगे ना, तब भी वो अपनी स्किल्स के दम पे ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग वो चीजें डेवलप कर रहे हैं।
ये तो ठीक है, मतलब अब उसको मुझे लेकर कैसे आना है, इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या तरीका रहेगा? और एक चीज ये आएगी कि यार ये जो है थोड़ा सा वही वापस क्वेश्चन तो वही आ रहा है कि बता तो हम बच्चों के लिए रहे, तो टीचर को हम लोग क्या सिखाएं? जैसे मान लीजिए टीचर के हम बात भी करने जाएं तो क्या करें, मतलब क्या किस तरीके से कि रिचर्ड फाइमन को हम क्यों बता रहे हैं? यही चीज तो बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक खाली एक चीज बताइए, देखो इसमें क्या करना है। जब भी हम लोग लीडरशिप की बात करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो हमको लीडरशिप वर्ड बीच में लाना है। हम जब वो लीडरशिप की तो भी बात कर रहे जरूरी हैं है। तो हमको गोल पता है कि लीडर का गोल क्या होता है। तो हमने एक चीज बोली कि लीडर का गोल ये होता है टू क्रिएट मोर लीडर्स। लीडर का गोल ये हम्म होता है कि उसके पास में जो भी उसके सबऑर्डिनेट थे उसको उनको वो स्ट्रेंथन करे, उनको वो इस काबिल बनाए कि वो ज्यादा अच्छा काम कर सके, ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सके, समय बचा सके। ठीक है। तो अब लीडर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सेशन भले ही वहां पर लीडरशिप के ऊपर हो रहा है, लेकिन यू आर डीलिंग विद टीचर्स। आज हमको उनको बिजनेस लीडर की क्वालिटीज बता के बिजनेस नहीं करवाना है, वो लीडरशिप क्वालिटीज इसीलिए बता के बताएंगे ना। हमको लीडरशिप क्वालिटीज बता के हमको उनको क्या करना है, उनको क्लासरूम के अंदर लीडर बनाना है। तो क्लासरूम को लीडर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर शार्पनिंग द एक्स। आपको लग रहा है कि भैया कहीं पर ऐसी मेथड नहीं है, टीचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही तो है। हर टीचर ये चीज को बोलता रहता है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, सिलेबस कम पड़ रहा है, सिलेबस ज्यादा है, समय कम है ना। आप देखो धीरे धीरे इतना जबरदस्ती मतलब ऐसा करके जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि टीचर जो है वो वापस ट्रेडिशनल टेक्निक्स को ही यूज कर रहा है। उसके क्लास में जो इतनी बड़ी पावर है वो यूज नहीं कर रहा है। अभी देखो ना, सब मेथड जो वैसे कैसे चल रहा है, वन साइडेड मेथड चल रहा है। टीचर आता है पढ़ाता है, टीचर आता है पढ़ाता है, टीचर आता है पढ़ाता है। तो ये टीचर को ऐसा लग रहा है कि सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, और इतना सब पढ़ाने के बाद में बच्चों को कितना आउटपुट आ रहा है, तो वो चीज नहीं आ रही। तो ये मेथड से हम लोग क्या दे रहे हैं, ये मेथड से हम लोग टीचर को एम्पावर कर रहे हैं कि ये मेथड का जब वो यूज करेगा तो वो क्लासरूम के अंदर टीचर कम लीडर की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, लीडर का काम क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स में आपस में कोलैबोरेट करवाना। ठीक है, उनको उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाना। और फिर उसके बाद में क्या होता है, टाइम सेव करना, एनर्जी सेव करना, उनसे ज्यादा काम करवाना। लीडर का काम ये नहीं होता कि मैं काम करूं ज्यादा। हमारे यहाँ टीचर ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बस पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं मेहनत। अरे भैया, टीचर के मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। मेहनत बच्चे करेंगे तब, और बच्चे कब मेहनत करेंगे, जब आप बच्चों को वो काम दोगे। तो ये मेथड क्या करने वाली है, आपको एज ए लीडर एस्टेब्लिश करेगी क्लास के अंदर। आप क्लास के अंदर टीम्स बना दो, है ना, क्लास के अंदर लोगों बच्चों को जिम्मेदारी दे दो। मान लो 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करो, अच्छे स्टूडेंट्स, है ना, जो चीजों को जल्दी समझ जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी को यूज कर रहे हैं। उन 5 स्टूडेंट्स को क्या करो, बोल दो भैया अपने अपने हिसाब से ग्रुप बना लो आप, आपको 4 4 बच्चों को गोद लेने। क्लास में हमने कोई भी चीज पढ़ाई, उसके बाद एक टीचर वो 40 मिनट में कितने बच्चों के पास जाएगा, तो वो एक दो के पास जाएगा, बाकी बच्चे खाली बैठे रहेंगे। तो खाली क्यों बैठे, जब वो 5 बच्चों को वो चीज समझ में आ गई है तो उनको एंगेज करो ना, भैया अपनी अपनी टीम को समझाओ। कौन बच्चा नहीं कर पा रहा है, जिम्मेदारी दो कि भैया ये मेथड है, ये मेथड सब जनों को आनी चाहिए। और किसकी जिम्मेदारी, भैया टीम लीडर की जिम्मेदारी है, सबको आनी चाहिए। तो बस वो टीम लीडर उसको मिल गया लीडरशिप वाला काम, लीडर क्रिएट हो गया। वो देखेगा कि क्या चीज करनी है, ऐसा करके। तो ये एकेडमिक वाला हो गया। इसी तरह से दूसरी चीजों में भी गोल्स दिए जा सकते हैं। पर वो होगा कब, जब एक मेथड हमारे पास, एक प्लेटफॉर्म हमारे पास में होगा। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां से चीजें क्रिएट होगी। और ये चीजें वैसा नहीं कि मतलब हवा में नहीं है। आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग इन द क्लास, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इट रियली वर्क्स। अभी तक इतने अच्छे से काम नहीं की थी जितने अच्छे से अब काम कर रही है, क्योंकि अब बच्चे जो है वो लीडरशिप रोल के अंदर जो है वो आ गए, ऐसा करके। तो वैसे उसको इंट्रोड्यूस करना है। परफेक्ट है। चलो एक तो ये, अब इसको लेकर आ रहे हैं अपन इस प्लेटफॉर्म पे, कैसे लेकर आएंगे अपन? अपन अपनी जो बात चल रही थी, अपन जो है लीडर का फुल फॉर्म बताया, देन उसके बाद अपन एनईपी से लेकर आ जाए। हाँ, अब उसमें ऐसा करके हो जाएगा कि हम लीडरशिप की बात तो कर रहे हैं, है ना, बट टीचर एज ए लीडर क्लासरूम में कैसे जाएगा, है ना। क्योंकि जो आपकी एक एक ऑर्थोडॉक्स बात है वो ये है कि लीडर्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड। कि किसी किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं है। सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, बस उनके पास में मेथड नहीं होती है, उनके पास में एक स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसको वो फॉलो करे, उनके पास में एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है टू बिकम अ लीडर।
जो हर हर इंसान जो टीचर है ना, उसके पास में लीडरशिप की क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि टीचर क्लास के अंदर खड़ा होता है और बाकी सारे बच्चे जो है वो बैठे होते हैं इस उम्मीद में कि भैया ये हमको कुछ सिखाएगा। तो आप देखोगे आपके पास में फॉलोवर्स पहले ही आ गए लीडर बनने से पहले। दे आर होपफुल कि भैया आप कुछ बताएंगे। तो आप, ये वाली चीज तो हो गई, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है, जैसे ही फिर आपके बाद आप ठीक से काम करना बंद करते हो तो फिर बच्चे को रिस्पॉन्स आना जो है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम केवल क्या कर रहे हैं, एक मेथड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अ मेथड विच विल एस्टेब्लिश अ टीचर एज अ लीडर इन द क्लासरूम। ये, वी आर delivering a method which will establish teachers as a leader in the classroom.